मैम प्लीज जल्दी आइए, वरना हम मंडप में पहुंचने में लेट हो जाएंगे। ब्यूटिशियन अनबी से बोली तो अनबी ने हाँ में सिर हिला दिया। कविता जी ने मुस्कुराते हुए अनबी को देखा और फिर अबराज जी और कविता जी ने अपना प्यार भरा हाथ अनबी के सिर पर रख दिया और वहां से आ गए। अनबी मुस्कुराते हुए रेडी होने लगी। इधर विमान समंदर के किनारे बैठा हुआ लहरों को देख रहा है। उसके दिल में भी ऐसा ही कुछ उफान उठा हुआ है। सारा की बातों का कहीं ना कहीं तो उस पर असर तो हुआ ही है। विवान कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया और बीते पलों की यादों में खो गया। बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। अपने अतीत की यादों में खोए विवान की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जोर से चिल्ला उठा, फार्म हाउस, अभिमन्यु का रूम। अभिमन्यु भी सज धर कर दूल्हे के जोड़े में तैयार हो चुका है। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी और उस पर उसने मैरून कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है। सिर पर शाही पगड़ी पहने हुए वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा है। वैशाली जी ने अभिमन्यु को देखा तो उसकी बलाएं ले ली। क्या बात है, आज तो मेरे बेटे के आगे सब फीके लगेंगे। अभिमन्यु को देखते हुए राजेंद्र जी बोले, नजर मत लगाइए मेरे बेटे को। वैशाली जी बोली, अच्छा जी, तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा है ये, देखो बिल्कुल बाप पर गया है। राजेंद्र जी बोले, माँ पर गया है इसीलिए तो इतना स्मार्ट है। वैशाली जी बोली। वैशाली जी की बात सुनकर राजेंद्र जी उन्हें घूरने लगे। कहना क्या चाहती हो तुम, कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ? राजेंद्र जी वैशाली जी को घूरते हुए बोले, अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो यह कहा कि माँ पर गया है इसीलिए स्मार्ट है। वैशाली जी बोली, हाँ तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। राजेंद्र जी बोले, आपको जो समझना है समझिए। वैशाली जी बोली और बड़बड़ाते हुए अब मन्नू के रूम से बाहर आ गईं। राजेंद्र जी भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। इन्हें देखकर तो लगता है कि अभी बड़े हुए ही नहीं। वैशाली जी और राजेंद्र जी को कमरे से बाहर जाते देख नमन बोला, इसे ही तो प्यार कहते हैं। अभिमन्यु बोला, ओह, तो मतलब अब घर में दो दो कपल्स का ऐसा ही प्यार देखने को मिलेगा? नमन बोला तो अभिमन्यु उसे घूरने लगा। नहीं, मेरा मतलब था कि चल ले, फेरों का टाइम हो गया है। नमन बात को बदलते हुए बोला तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। फिर उसके साथ अपने रूम से बाहर आ गया। बाहर खड़ा शाही रथ अभिमन्यु का ही इंतजार कर रहा था। वैशाली जी ने अभिमन्यु की आरती उतारी और उसके माथे पर तिलक लगाया। सारी रस्में निभाने के बाद अभिमन्यु रथ पर सवार हो गया और निकल पड़ा अपनी प्रिंसेस को अपना जीवन साथी बनाने के लिए। नाचते झूमते हुए बारात फार्म हाउस की दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां अनवी की फैमिली उनके आने का इंतजार कर रही थी। बारात को देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वहीं ऊपर खड़ी अनवी खिड़की में से चोरी छुपे से अभिमन्यु को ही देख रही थी, जो रथ में बैठा हुआ बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। अपनी बेटी की शाही बारात देखकर शिखा जी की आंखें नम हो गईं। देखती हूँ कौन सा राजकुमार आता है तुम्हें लेने। शिखा जी बोली तो अनवी फट से कमरे से बाहर आ गई। राजकुमार ही आएगा मुझे लेने, देखना तुम। जब वो चलेगा ना, सारी धरती थम जाएगी। बीते पलों की यादें ताजा हुई तो शिखा जी की आंखें खुशी से छलक आईं। आप ठीक तो हैं? कविता जी ने शिखा जी से पूछा। हाँ, शिखा जी बोली। तो ये आंसू? कविता जी ने पूछा। ये तो खुशी के आंसू हैं। आखिर मेरी बेटी को उसके सपनों का राजकुमार जो मिल गया। सच में अभिमन्यु सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी राजकुमार है। शिखा जी अभिमन्यु को देखते हुए बोली। शिखा जी की बात सुनकर कविता जी उन्हें बड़े गौर से देखने लगी। सच में अगर आप ना होती तो शायद आज मेरी बच्ची की जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आता। समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। कविता जी शिखा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? शिखा जी ने कविता जी के हाथों को अपने हाथों में भर लिया और फिर उनके गले से लग गई। इधर बारात उनके द्वार पर आकर रुकी तो अविराज जी ने अपना हाथ अभिमन्यु की तरफ बढ़ाया और उसे रथ से नीचे उतारा। एंट्रेंस पर शिखा जी और कविता जी पूजा की थाली लिए खड़ी हैं। अभिमन्यु आगे बढ़ा तो शिखा जी ने उसकी आरती उतारी और कविता जी ने अभिमन्यु को तिलक लगाया। अभिमन्यु को अंदर लाया गया और मंडप में बिठा दिया गया।
पंडित जी ने मंत्रोच्चारण कर पूजा का आरंभ किया। कुछ देर बाद उन्होंने कन्या को लाने के लिए कहा। शिखा जी और कविता जी दोनों अनबी को लेने के लिए ऊपर उसके रूम में आ गईं। शिखा जी ने अनबी को देखा तो देखती रह गईं। ओह माय गॉड, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। शिखा जी खुश होते हुए बोली और उन्होंने अनबी की बलाएं ले ली। फिर अपनी आंख में से काजल निकाला और अनबी के कान के पीछे लगा दिया। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? सारा मेकअप खराब हो जाएगा, ब्यूटिशियन बोली। अरे चुप कर तू, बेटी है मेरी, उसकी नजर भी ना उतारूं क्या? और वैसे भी टीका कान के पीछे लगाया है, अगर माथे पर भी लगाया होता ना तो भी मेरी बेटी की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। शिखा जी ब्यूटिशियन को घूरते हुए बोली। माँ, अनबी शिखा जी को चुप कराते हुए बोली। क्या गलत कहा शिखा जी ने? सही तो कह रही हैं, सच में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपने राजकुमार की राजकुमारी की तरह। कविता जी अनबी का चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए बोली। अरे कोई मेरी भी तारीफ कर दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। सब इसकी ही तारीफ किए जा रहे हैं, स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। स्काई ब्लू कलर के लहंगे में वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। उसने बालों को कर्ल करके हाफ टाई किया हुआ है और माथे पर मांग टीका लगाया हुआ है। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स डाले हुए हैं। होठों पर गुलाबी लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में और निखार ला रही है। हाँ तो तू भी शादी कर ले, तेरी भी तारीफ कर देंगे। शिखा जी मुस्कुराते हुए स्नेहा से बोली। शादी और मैं? अभी तो कोई चांस नहीं है, तो इसी ड्रेस में बता दो कैसी लग रही हूँ। स्नेहा अपने लहंगे को पकड़कर गोल घूमते हुए बोली। बहुत प्यारी। कविता जी स्नेहा से बोली। ये हुई ना बात। थैंक्स आंटी, एक आप ही हैं जिसे ने मेरी खूबसूरती को पहचाना और मेरी तारीफ की, वरना यहाँ तो कोई मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। शिखा जी अनबी की तरफ देखकर स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। बस कर अब ड्रामा क्वीन, अनबी स्नेहा से बोली तो स्नेहा मुस्कुरा दी। अब चले, नीचे सब दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, कविता जी बोली। हाँ, शिखा जी बोली और फिर तीनों अनबी को लेकर नीचे आ गईं। सीढ़ियों से उतरते ही अनबी पर अभिमन्यु की नजर गई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शादी में मौजूद सब लोग दुल्हन की तारीफ किए बिना ना रह सके। धीरे धीरे शिखा जी, कविता जी और स्नेहा के साथ शाही अंदाज में चलते हुए अनबी अभिमन्यु के पास आ गई। शिखा जी ने अनबी को अभिमन्यु के पास बिठा दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अनबी का हाथ अभिमन्यु के हाथ में दिया गया। सामने एंट्रेंस पर खड़े विवान की नजर अनबी पर गई तो वह वहीं थम गया। उन दोनों के हाथों को वो एकटक देखने लगा। किस हक से मांगू अपने हिस्से का वक्त तुमसे, क्योंकि ना ही वक्त मेरा है और ना ही तुम मेरे हो। अनवी और अभिमन्यु को एक साथ देखते हुए विवान खुद से बोला। अरे विवान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? और क्या कहा सारा ने? अविराज जी ने विवान को एंट्रेंस पर खड़े देखा तो वो उसके पास आकर बोले। हाँ बस वो आने में थोड़ी देर हो गई। विवान बोला। क्या कहा सारा ने? क्यों बुलाया था उसने तुम्हें? अविराज जी ने विवान से फिर पूछा तो विवान अपने आप में ही खो गया। प्यार? कौन सा प्यार? अगर तुम अनन्या से प्यार करते तो उस पर यकीन करते, लेकिन तुमने उस पर यकीन नहीं बल्कि मुझ पर यकीन किया, मेरा साथ दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहीं तो प्यार होता है ना? तो फिर तुम उसे किसी और का होने कैसे दे सकते हो? क्या अपने प्यार को अभिमन्यु के साथ देखकर तुम्हें जलन नहीं होती है? तुम्हारे दिल में एक टीस नहीं उठती? एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हें अनन्या का साथ नहीं चाहिए? क्या हुआ, कहाँ खो गए? बताओ क्या कहा सारा ने? अविराज जी ने विवान से पूछा तो विवान अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया था उसने। जैसे तैसे इंस्पेक्टर ने अपनी जान बचाई। विवान बोला तो अविराज जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। काश कि इस लड़की के इरादे और इसकी दिमागी हालत पहले पता होती तो हमारी बड़ी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होता। अविराज जी बोले। आप लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? और विवान तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? जाओ जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। कविता जी ने विवान और अविराज जी को एंट्रेंस पर खड़े देखा तो वो उनके पास आकर बोली। कविता जी की बात सुनकर विवान ने हाँ में से रिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
इधर स्नेहा ने चोरी छुपे से अभिमन्यु के जूते उठाए और जाने लगी तो नमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्नेहा पलटी तो सामने खड़े नमन की नजरें उस पर जम गईं। स्नेहा ने नमन को देखा तो उसने अपने हाथ में पकड़े जूते अपने पीछे छुपा लिए। क्या छुपा रही हो? नमन ने पीछे छुपाए स्नेहा के हाथ को देखने की कोशिश करते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं। मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? स्नेहा बोली। क्या चुराया तुमने? नमन ने पूछा। चुराया? तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ जो अपनी दोस्त की शादी में चोरी करती फिर रही हूँ? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। तो फिर दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है? नमन ने स्नेहा से कहा। कुछ भी तो नहीं, खाली है, खुद देख लो, तुम्हारे हाथ में ही तो है मेरा हाथ। तो स्नेहा बोली तो नमन अपने हाथ में पकड़े स्नेहा के हाथ को देखने लगा। अरे आंटी जी देखिए ना, आपके बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। स्नेहा पीछे की ओर देखते हुए बोली। स्नेहा के मुंह से वैशाली जी का नाम सुनकर नमन ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नमन के हाथ छोड़ते ही स्नेहा जल्दी से वहां से भाग गई। नमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो वापस स्नेहा की तरफ पलटा तो स्नेहा वहां से जा चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ती स्नेहा को देखकर नमन मुस्कुरा दिया। स्नेहा भागते हुए रूम में आई और अपने हाथ में पकड़े जूते उसने अच्छे से रूम में छुपा दिए। कुछ समय बाद वो वापस नीचे आ गई। चेंज करने के बाद विवान भी नीचे आ गया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र अनबी पर गई। वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर अनबी को बड़े गौर से देखने लगा। अभिमन्यु के साथ अनबी बहुत खुश नजर आ रही थी। अनन्या अभिमन्यु के साथ बहुत खुश है। एक बार पहले ही उस पर विश्वास न करके मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। अब उससे उसकी खुशियां छीनकर मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। सारा राठौर, अब तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। तुम मुझे मोहरा बनाकर अनन्या की जिंदगी में फिर से जहर घोलना चाहती हो ना? पर अब मैं अनन्या की जिंदगी में अपनी वजह से कोई दुख नहीं आने दूंगा। विवान खुद से बोला। सीढ़ियों से उतरते हुए स्नेहा अचानक से विवान से टकरा गई। स्नेहा के टकराने से विवान अपने ख्यालों से बाहर आया। अरे मिस्टर मल्होत्रा, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। स्नेहा विवान से बोली। इट्स ओके मिस, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं ही रास्ते के बीच में खड़ा था। विवान बोला। तो फिर ठीक है, स्नेहा बोली और मुस्कुराते हुए मंडप की तरफ बढ़ गई। इधर अभिमन्यु और अनबी दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सबने जोरदार तालियां बजा दी। अभिमन्यु और अनबी से पूजा करवाने के बाद पंडित जी ने अनबी के माता पिता को अनबी और अभिमन्यु के गठबंधन के लिए बुलाया। अनबी शिखा जी, कविता जी और अविराज जी को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका गठबंधन कौन करे। उसे जन्म देने वाले माता पिता या उसे नया जीवन देकर अपनी बच्ची की तरह पालने वाली शिखा माँ। गठबंधन की बात सुनकर कविता जी और अविराज जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों की आंखें नम थीं। शिखा जी अपनी जगह से उठी और कविता जी और अविराज जी के पास आ गईं। मुझसे पहले अनबी पर आपका हक है, इसलिए कन्यादान आप दोनों करिए। शिखा जी ने कविता जी का हाथ पकड़ा और बोली। शिखा जी की बात सुनकर अनबी उनकी तरफ देखने लगी। नहीं, हमारा हक हमारी बेटी अनन्या पर था, जो हमने कुछ साल पहले ही खो दिया। हमारी बच्ची की जान बचाकर उसे नई जिंदगी दी आपने, एक नई पहचान दी है। इसलिए अनबी का कन्यादान करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। अविराज जी बोले। अनन्या के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बच्ची का कन्यादान आपके हाथों ही होगा। आप ही तो उसकी यशोदा मैया हो। कविता जी शिखा जी का हाथ थामते हुए बोली। कविता जी और अविराज जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिखा जी अभिमन्यु और अनबी की तरफ बढ़ गई। उन्होंने अभिमन्यु और अनबी का गठबंधन किया। गठबंधन के बाद पंडित जी ने वर और वधू को खड़े होने के लिए कहा। फिर पंडित जी ने अनबी को आगे आने के लिए कहा और मंत्र पढ़ने शुरू किए। अनबी और अभिमन्यु ने फेरे लेने शुरू किए। सब अभिमन्यु और अनबी पर फूल बरसाने लगे। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, रे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। सातों फेरों और सातों वचन लेने के बाद अभिमन्यु ने अनबी के गले में मंगलसूत्र डाला और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। आज से आप पति पत्नी हुए,
पंडित जी बोले तो सबने जोरदार तालियां बजा दी। अभिमन्यु और अनबी ने अपने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर दोनों स्टेज की तरफ बढ़ने लगे तो अभिमन्यु कुछ ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अनबी ने अभिमन्यु से पूछा। वो मेरे जूते यहीं तो उतारे थे मंडप में बैठते वक्त, अभिमन्यु बोला तो अनबी मुस्कुराने लगी। यहाँ मेरे जूते गुम हो गए हैं और तुम मुस्कुरा रही हो? अभिमन्यु अनबी की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, क्योंकि आपके जूते गुम नहीं हुए हैं, चुराए गए हैं। अनबी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली। ओह, तो अब समझ आया, मेरी साली साहिबा ने चुराए हैं मेरे जूते। अभिमन्यु बोला। यस जीजू। अभिमन्यु की साइड में खड़ी स्नेहा बोली। तो मेरे जूते वापस करने का क्या लेंगी आप? अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। 51,000। स्नेहा बोली। 51,000? अरे भाई, अभिमन्यु राजपूत की शादी हो रही है, 1,51,000 तो लो। राजेंद्र जी बोले तो स्नेहा और स्वाति मुस्कुरा उठी। अरे ऐसे कैसे पापा? डील करने से पहले एक बार माल तो चेक कर लीजिए कि इनके पास है भी या नहीं। नमन स्नेहा को देखते हुए राजेंद्र जी से बोला। क्या मतलब? स्नेहा बोली। मतलब यह कि क्या पता तुम्हारे पास भाई के जूते हैं भी या नहीं। नमन बोला। स्नेहा कभी भी कोई काम अधूरा नहीं करती। स्नेहा नमन को घूरते हुए इतराकर बोली और फिर वो स्वाति की तरफ घूम गई। स्वाति जाकर जूते लेकर आ। अपने पीछे खड़ी स्वाति से स्नेहा बोली तो स्वाति जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो भागते हुए नीचे आ गई। स्नेहा, जूते ऊपर नहीं है। स्वाति स्नेहा के कान के पास आकर धीरे से बोली। ऐसे कैसे ऊपर नहीं है? मैंने वहीं तो रखे थे। स्नेहा धीरे से स्वाति से बोली और फिर स्वाति के साथ ऊपर की ओर बढ़ गई। उसने उस जगह चेक किया जहां उसने जूते छुपाए थे, लेकिन जूते वहां नहीं थे। फिर उसने सारा रूम चेक किया, लेकिन उसे जूते कहीं नहीं मिले। मायूस सी स्नेहा स्वाति के साथ नीचे आ गई। क्या हुआ, जूते नहीं है? नमन ने पूछा तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। देखा पापा, आप घाटे का सौदा करने जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने आपको बचा लिया। नमन बोला तो स्नेहा उसे घूरते हुए अभिमन्यु की तरफ बढ़ गई। सॉरी जीजू, मैंने तो जूते रूम में ही छुपाए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मायूसी स्नेहा बोली। क्या पता चोर को भी कोई सवा चोर मिल गया हो। नमन स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला। और कहीं वो सवा चोर तुम तो नहीं? स्नेहा बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। क्या पता, नमन बोला। फ्लैशबैक। नमन ने स्नेहा को सीढ़ियों से भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। स्नेहा रूम में आई और उसने अभिमन्यु के जूतों को बाहर रूम में पड़ी एक टोकरी में रख दिया और ऊपर से उसे वहां पड़े एक मैट से अच्छे से ढक दिया। बाहर खड़ा नमन सब कुछ देख रहा था। अब इन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता, इसने अपने हाथों को झाड़ते हुए बोली और रूम से बाहर आ गई। स्नेहा को बाहर जाते देख नमन छुप गया। बेफिक्र होकर स्नेहा नीचे आ गई और अब मन्नू और अनबी के फेरों को एंजॉय करने लगी। स्नेहा को नीचे जाते देख नमन मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। उसने टोकरी पर से मैट को हटाया और जूते देखकर मुस्कुरा दिया। इन्हें सिर्फ नमन राजपूत ही ढूंढ सकता है। जूते देखकर नमन स्नेहा की बात को याद करते हुए खुद से बोला और फिर जूते लेकर नीचे आ गया। फ्लैशबैक खत्म। देखा जीजू, आपके भाई ने सारी रस्म का मजा ही किरकिरा कर दिया। स्नेहा मन्नू से नमन की शिकायत करते हुए बोली। अरे मजा तो अभी आएगा। अगर तुम्हें जूते मिल गए तो तुम लड़की वाले जीते, और अगर तुम्हें जूते नहीं मिले तो हम लड़के वाले जीते। नमन बोला। ओह, तो तुम्हें गेम खेलना है? स्नेहा नमन से बोली। ऐसा ही समझ लो। नमन बोला। ओह, फिर तो इस गेम में बहुत मजा आने वाला है। राजेंद्र जी बोले। चल स्वाति, अब तो इज्जत का सवाल है। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। नमन बोला तो स्नेहा ने उसे देखकर अपना मुंह तरेड़ लिया और फिर स्वाति के साथ जूते ढूंढने में लग गई। अब मन्नू और अनवी बड़े आराम से वहां लगी चेयर्स पर बैठ गए और गेम को एंजॉय करने लगे। नमन भी वहां लगी एक चेयर पर बैठ गया और बड़े प्यार से स्नेहा को निहारने लगा। स्नेहा और स्वाति के साथ साथ शिखा जी और कविता जी भी अब मन्नू के जूते ढूंढने लगी। और ढूंढती भी क्यों ना, आखिर लड़की वालों की इज्जत का सवाल था। नमन ने जो नया गेम शुरू किया था उसे जीतना भी तो था। सबने सब जगह जूतों को ढूंढा, लेकिन किसी को भी अभिमन्यु के जूते नहीं मिले। थक कर सब हार मानने ही वाले थे कि स्नेहा की नजर नमन पर गई। वो बड़े गौर से उसे देखने लगी और फिर उसकी ओर बढ़ गई।
स्नेहा को अपनी ओर आते देख नमन थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उठो। स्नेहा नमन के पास आकर बोली। क्यों? मैं क्यों उठूं? नमन बोला। क्योंकि जूते तुम्हारे पास हैं। स्नेहा बोली। क्या? मेरे पास कोई जूते नहीं है। जाओ जाकर कहीं और ढूंढो। नमन बोला तो स्नेहा उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने चेयर पर लगे कपड़े को हटाया तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या कर रही हो? नमन स्नेहा को हटाने की कोशिश करते हुए बोला। उसे इग्नोर करते हुए स्नेहा ने चेयर के नीचे से अभिमन्यु के शूज उठा लिए और जाने लगी तो नमन ने स्नेहा की कलाई को पकड़ लिया। नमन के अचानक स्नेहा को उसकी कलाई से पकड़ने से स्नेहा के हाथ में पहनी चूड़ियां टूट गईं। चूड़ियां टूटने से स्नेहा चिल्ला दी। स्नेहा के चिल्लाने से नमन ने घबराकर अपना हाथ स्नेहा की कलाई से हटा लिया। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए नमन को चिढ़ाया और मुस्कुराते हुए सूज लेकर शिखा जी और कविता जी के पास आ गई। उसे ऐसे करता देख नमन मुस्कुरा दिया और फिर बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। हम जीत गए। स्नेहा बच्चों की तरह उछलते हुए बोली और फिर जूते लेकर अभिमन्यु के पास आ गई। स्नेहा अभिमन्यु के पैरों के पास बैठ गई। उसने अभिमन्यु के जूतों को साफ किया और उसके पैरों में पहना दिए। राजेंद्र जी ने अभिमन्यु को एक बॉक्स दिया और अभिमन्यु ने वो बॉक्स स्नेहा की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है जीजू? स्नेहा उस बॉक्स की तरफ देखते हुए बोली तो अभिमन्यु ने वो बॉक्स खोल दिया। उस बॉक्स में डायमंड का एक बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था। नहीं जीजू, मैं इसे नहीं ले सकती। स्नेहा बोली। क्यों? क्यों नहीं ले सकती? अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। यह बहुत कॉस्टली है जीजू, मैं इसे नहीं ले सकती। स्नेहा बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। जो तुमने हम दोनों के लिए किया है ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अगर आज हम दोनों एक साथ हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्बी के सब भूलने के बाद एक तुम ही थी जो अम्बी को मेरे करीब ले आई। अभिमन्यु अम्बी का हाथ थामते हुए बोला। अभिमन्यु की बात सुनकर स्नेहा अम्बी और अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अम्बी ने भी अपनी पलकें झुकाकर स्नेहा को ब्रेसलेट लेने के लिए कहा। ओह, तो मेरी दोस्ती की कीमत लगाई जा रही है। अभिमन्यु और अनबी को घूरते हुए स्नेहा उठ खड़ी हुई। स्नेहा की बात सुनकर अभिमन्यु और अनबी भी उठ खड़े हुए। ये क्या कह रही हो तुम? दोस्ती की कीमत कैसे लगाई जा सकती है? अनबी स्नेहा को उसके कंधों से पकड़ते हुए बोली। ये दोस्ती की कीमत नहीं है तो और क्या है? मैंने जो कुछ भी किया अपनी दोस्ती के लिए किया और जीजू मेरी दोस्ती के बदले आप ये ब्रेसलेट देकर मेरी दोस्ती की कीमत लगा रहे हैं। स्नेहा नम आंखों से बोली। हाँ, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ब्रेसलेट तुम्हारी दोस्ती की कीमत लगा रहे हैं तो इट्स ओके, इसे मत लो। लेकिन ये जूते चुराने वाली रस्म के लिए शगुन समझ कर ही ले लो। अभिमन्यु बोला। शगुन ही देना है आपको तो आप दोनों एक वादा कीजिए कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली तो वहां खड़े सब लोग मुस्कुरा दिए। वादा। अभिमन्यु और अनबी ने अपना हाथ स्नेहा के हाथ में रख दिया। राजेंद्र जी ने शगुन का एक लिफाफा स्नेहा की ओर बढ़ा दिया। अब इसे मना मत करना, चुपचाप ये शगुन रख लो। राजेंद्र जी बोले और उन्होंने शगुन का लिफाफा स्नेहा के हाथ में थमा दिया। शिखा जी, आई थिंक अब हमें विदाई की तैयारी करनी चाहिए। वैशाली जी शिखा जी के पास आकर बोली तो शिखा जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही समय में अभिमन्यु अनबी को डोली में बिठाकर अपने साथ अपने महल ले गया और सबकी आंखें नम थीं, लेकिन सब अनबी के लिए बहुत खुश थे। वैशाली जी और राजेंद्र जी ने शिखा जी, कविता जी और अबराज जी से विदा ली और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिए। नमन वहीं रुक गया था। उसे फार्म हाउस के कुछ बिल क्लियर करने थे। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। देखते ही देखते सारा फार्म हाउस खाली हो गया। नमन अंदर की ओर बढ़ा तो उसकी नज़र स्नेहा पर गई। स्नेहा अपना सारा सामान गाड़ी में रखवा रही थी। अब उन्हें भी अपने घर के लिए जो निकलना था वो वहीं दहलीज के साथ सटकर खड़ा हो गया और स्नेहा को निहारने लगा। इडियट, इसे कहा था कि यह बैग गाड़ी में रखवा दे, लेकिन यहीं छोड़कर चला गया, वो भी रास्ते के बीचों बीच। इसे साइड में कर देती हूँ वरना किसी को चोट लग जाएगी। सीढ़ियों के पास बीचों बीच पड़े हुए बैग को देखकर स्नेहा बोली। स्नेहा बैग को उठाकर साइड में करने की कोशिश करने लगी, लेकिन भारी होने के कारण उससे बैग उठाया नहीं गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी
और बैग हटाने में लग गई। मैं कुछ हेल्प कर दूं? दहलीज पर खड़े नमन से रहा नहीं गया तो वो स्नेहा के पास आ गया। अरे नहीं, ये तो मैं यूं ही उठा लूंगी, हल्का ही तो है, स्नेहा बोली और फिर से बैग हटाने लगी। नमन भाई पास ही सीढ़ी पर बैठ गया और उसे देखने लगा। स्नेहा बैग उठाने की कोशिश करने लगी लेकिन उससे बैग हिला तक नहीं। अरे ये तो हिल ही नहीं रहा, क्या पत्थर भरे हैं इसमें? शिखा आंटी ने खुद तो घर चली गई और मुझे यहाँ सामान ढोने के लिए रख दिया। बैग को हिलाने की कोशिश करते हुए स्नेहा खुद से बोली, इसे भी तो नहीं बोल सकती अब। हेल्प करने आया था वो, तो ले लेती उसकी हेल्प, पर नहीं, तुझे तो खुद ही बाहुबली बनना है। मना कर दिया उसे। नमन की ओर देखते हुए स्नेहा खुद से बोली। नमन ने उसकी तरफ देखा तो स्नेहा होठों को स्ट्रेच करके मुस्कुराने लगी। उठाओ। नमन ने उसे बैग उठाने का इशारा किया तो स्नेहा ने हामी से रिला दिया। हाँ हाँ, होगा, देखना बिल्कुल हल्का है ये तो, स्नेहा बोली और फिर से बैग उठाने लगी। बैग उठाते उठाते अचानक से वो लड़खड़ा गई और सीधे नमन की गोद में जा गिरी। नमन ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दोनों की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे में खो गए। बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा। चलो प्यार की शुरुआत करें, चलो प्यार की शुरुआत करें। होठों को चुप रहने दे, इनको ना कुछ कहने दे। होठों को चुप रहने दें, इनको ना कुछ कहने दें, आंखों से बात करें। कुछ समय बाद दोनों होश में आए तो स्नेहा जल्दी से उसकी गोद से उठ गई। सॉरी वो मैं, स्नेहा अपनी नजर चुराते हुए बोली। इट्स ओके, नमन बोला और वो भी नजर चुराते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं ये बैग गाड़ी में रख देता हूँ, नमन अपनी नजर चुराते हुए बोला। नमन बैग उठाकर बाहर जाने ही वाला था कि ड्राइवर ने आकर उसके हाथ से बैग ले लिया। लाइए सर, यह बैग मुझे दे दीजिए, ड्राइवर बोला और जाने लगा तो स्नेहा ने उसे रोक लिया। अरे ऊपर जो रिलेटिव्स हैं उन्हें तो लेते जाओ, स्नेहा बोली। जी मैम, ड्राइवर बोला और बैग लेकर चला गया। स्नेहा पीछे मुड़ी तो सामने खड़े नमन से एक बार फिर से उसकी नजरें जा टकराईं। दोनों ने एक दूसरे से अपनी नजरें चुरा ली। वो मैं एक बार रूम चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, स्नेहा नमन से बोली और ऊपर की ओर बढ़ गई। नमन अपना हाथ पीछे अपने बालों में ले गया और स्नेहा को देखकर मुस्कुरा दिया। राजपूत विला। तारों की छांव में अनबी की डोली वाली कार राजपूत विला के मेन एंट्रेंस के आगे आकर रुक गई। अब मन्नू गाड़ी से उतरा और फिर वो अनबी वाली साइड आ गया। उसने अनबी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। एंट्रेंस पर पैसाली जी पूजा की थाली लेकर उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। अब मन्नू और अनबी एंट्रेंस पर आकर रुक गए। वैशाली जी ने अब मन्नू और रणबीर के ऊपर से पानी वारा और पी लिया। फिर उन्होंने अब मन्नू और रणबीर के माथे पर तिलक लगाया और उन पर फूल बरसाए। फिर उन्होंने दोनों की आरती उतारी। हमारे इस घर में तुम्हारा स्वागत है, आज से हमारा ये घर तुम्हारा हुआ। वैशाली जी अनबी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोली। अनबी ने आगे बढ़कर वैशाली जी के पैर छू लिए और फिर राजेंद्र जी के पैर छुए। अब पैर छूने के लिए तुझे क्या न्योता देना पड़ेगा? राजेंद्र जी ने अब मन्नू को अनबी की साइड में बड़े आराम से खड़े देखा तो बोले। राजेंद्र जी की बात सुनकर अब मन्नू ने भी मुस्कुराते हुए वैशाली जी और राजेंद्र जी के पैर छू लिए। अब अपना दाहिना पैर आगे रखो और अंदर आ जाओ, वैशाली जी बोली। अनबी ने अपना दाहिना पैर अंदर रखा और धान के कलश को अपने पैर के अंगूठे से गिरा दिया और फिर अपने पैर की छाप छोड़ते हुए अनबी अब मन्नू के साथ अंदर आ गई। अब मन्नू और अनबी ने घर में बने पूजा घर में अपना शीश झुकाया। फिर वैशाली जी अनबी को अपने साथ लिविंग एरिया में ले आई। अरे माँ, हमारा रूम तो ऊपर है, आप अनबी को यहाँ क्यों ले आए? अब मन्नू वैशाली जी को रोकते हुए बोला। हाँ, पता है तुम्हारा रूम ऊपर है और ये भी पता है कि कल से तुम्हारी और अनबी की ढंग से बातचीत नहीं हुई है, इसलिए तुझे जल्दी मची है, लेकिन अभी शादी की रस्में निभाना बाकी है, वैशाली जी बोली। ओ गॉड, ये रस्में, और कितनी रस्में बची हैं शादी की? मम, हम इनमें से कुछ रस्मों को स्किप नहीं कर सकते? अब मन्नू बोला तो उसे देखकर अनबी मुस्कुरा दी। नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ बैठ जा और जब तक सारी रस्में पूरी नहीं होती तो कुछ नहीं बोलेगा। वैशाली जी अब मन्नू को डांटते हुए बोली तो अब मन्नू मुंह बनाकर वहीं बैठ गया। उसे ऐसे मुंह बनाते देखकर अनबी मुस्कुरा दी। इधर स्नेहा ऊपर से नीचे आ गई। अब तक नमन ने भी अपना सारा काम खत्म कर लिया था। कुछ नहीं है ऊपर। स्नेहा नीचे आई तो उसकी नज़र सामने खड़े नमन पर गई
तो वो नमन से बोली, तो चलें? नमन ने स्नेहा से पूछा। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, स्नेहा बोली। इट्स ओके, मैं भी घर जा रहा हूँ, तो तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वैसे भी इतनी सुबह तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, नमन बोला। नहीं, वो ड्राइवर आता ही होगा, स्नेहा बोली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई बचा है। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि तुम मेरे साथ आ रही हो, नमन बोला। तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर नमन के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। अभी दोनों कुछ कदम ही चले थे कि नमन अचानक रुक गया और स्नेहा आगे बढ़ गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? स्नेहा ने नमन को अपने साथ नहीं देखा तो वो पीछे मुड़ते हुए बोली, मैं गाड़ी की चाबी शायद रिसेप्शन पर ही भूल आया हूँ। नमन अपनी पॉकेट चेक करते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ, नमन बोला। तो स्नेहा वहीं रुक गई। नमन चाबी लेने के लिए रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गया और स्नेहा वहां सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने अपनी बैंगल्स को उतारा और अपने पर्स में रख लिया। कुछ देर तक नमन चाबी लेकर वापस आ गया। चलें? नमन बोला तो स्नेहा उठ खड़ी हुई। उसके पर्स की जिप खुली थी तो उसका सामान नीचे गिर गया। ओ माय गॉड, ये स्यापा अभी होना था, स्नेहा खुद से बोली और नमन की तरफ देखकर सॉरी बोलते हुए सामान इकट्ठा करने लगी। नमन भी घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और सामान इकट्ठा करने में उसकी हेल्प करने लगा। नमन का ध्यान स्नेहा की कलाई पर गया तो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। ये तुम्हारी कलाई पर क्या हुआ? स्नेहा की कलाई पकड़ते हुए नमन बोला। उसकी आंखों में स्नेहा के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही है। हाँ, खुद ही चोट देकर खुद ही पूछ रहे हो, स्नेहा बोली। तो नमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मैंने? नमन ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, उस वक्त जब मैंने तुम्हारी चेयर के नीचे से जीजू के जूते निकाले थे और तुमने मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया था, तभी मेरी कुछ बैंगल्स टूट गई थी, तो उस समय लग गई, स्नेहा बोली। तो नमन उसकी ओर देखने लगा। ओ सॉरी, नमन स्नेहा को देखते हुए बोला। इट्स ओके, इस चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ कि अनवी और अभिमन्यु दोनों एक साथ हैं। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। स्नेहा अनवी और अभिमन्यु के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी। हाँ थैंक्स, नमन बोला। तो स्नेहा उसकी तरफ देखने लगी। थैंक्स किस लिए? स्नेहा ने नमन को देखते हुए पूछा। कुछ महीने पहले भाभी भाई को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अगर उस वक्त तुम कोशिश ना करती तो भाई भाभी से कब का दूर हो चुके होते, नमन बोला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाया है। तुम्हें पता है, जब जीजू की सच्चाई मेरे सामने आई थी कि वो अभिमन्यु सिंघानिया नहीं बल्कि अभिमन्यु राजपूत है, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा था कि वो बस अनबी को यूज कर रहे हैं, उसके भोलेपन का, उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब मुझे सच पता चला कि बिना देखे बिना जाने 2 साल तक वो उस लड़की से प्यार करते आए जिसके साथ उन्होंने अनजाने में वो एक रात बिताई थी, तो मुझे सच में लगा कि उनके जैसा सच्चा प्यार अनबी को कोई नहीं कर सकता। स्नेहा नमन से बोली। हाँ, ये बात तो है, भाई से ज्यादा प्यार भाभी को कोई नहीं कर सकता, नमन बोला। सारा ने वो रात अनबी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तय की थी, लेकिन उस रात अनबी को अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया, अभिमन्यु के रूप में, स्नेहा बोली। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा विवान स्नेहा और नमन की बातें सुन रहा था। स्नेहा के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन हिल गई। विवान अपने कमरे से होटल जाने के लिए निकला ही था कि स्नेहा की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो अनबी और अभिमन्यु के बारे में नमन से बात कर रही थी। अनबी का नाम सुनकर विवान वहीं रुक गया और वहीं छुपकर स्नेहा की बातें सुनने लगा। वैसे आई एम सॉरी, नमन बोला। अरे बस भी करो, और कितनी बार सॉरी बोलोगे तुम? स्नेहा नमन की तरफ देखते हुए बोली। यह सॉरी किसी और बात के लिए है, नमन बोला। अच्छा, कौन सी बात के लिए? सवालिया नजरों से नमन को देखते हुए स्नेहा ने उससे पूछा। जब भाभी को सब याद भूल गया था और भाई उनके लिए तड़प रहे थे, तो मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हर वक्त उन्हें मिलाने की कोशिश करती रही और मैं हर पल तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे लगा था कि तुम भाई को एक झूठी उम्मीद दे रही हो। मेरा दिल इस बात से डर रहा था कि अगर भाभी को कुछ याद नहीं आया तो भाई का क्या होगा। एक बार फिर से उनकी उम्मीद टूट जाएगी और वो खुद भी। लेकिन तुमने उम्मीद नहीं आ रही और भाई और भाभी को पास ले ही आई।
नमन बोला तो स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, किसी को मिलाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस एक जरिया मात्र हूँ, स्नेहा बोली तो नमन मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। सच में यार, तुम बहुत सॉर्टेड हो। हर चीज को लेकर कितनी क्लियर हो ना तुम। नमन बोला। हाँ, वो तो मैं हूँ, स्नेहा बोली और उसने आखिरी बची हुई लिपस्टिक नीचे जमीन पर से उठाई और अपने बैग में डाल ली और फिर उठ खड़ी हुई। हो गया, अब चलें? स्नेहा बोली तो नमन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। हाँ चलो, नमन बोला और स्नेहा के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इधर विवान आंखें बड़ी करके स्नेहा और नमन को जाते हुए देखने लगा। उसने जो अभी अभी सुना था उसके बारे में सोचकर वो परेशान हो गया। जब मुझे सच पता चला कि बिना देखे बिना जाने 2 साल तक वो उस लड़की से प्यार करते आए जिसके साथ उन्होंने अनजाने में वो एक रात बिताई थी। सारा ने वो रात अनवी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तय की थी, लेकिन उस रात अनवी को अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया, अभिमन्यु के रूप में। ये स्नेहा क्या कह रही थी? क्या सच में उस रात होटल के कमरे में अनन्या के साथ कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था? इसका मतलब वो भी सारा के इस गेम में शामिल था। और क्या ये सच अनवी को पता है? लेकिन अगर अभिमन्यु सारा के साथ उसके गेम में शामिल होता तो उसे सजा क्यों दिलवाता? और फिर वो सारा के कहने पर यह काम कैसे कर सकता है? पैसों के लिए तो नहीं कर सकता। वो तो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जानी मानी कंपनी का मालिक है वो। तो फिर क्या वजह हो सकती है जो उस रात उसने सारा का साथ दिया और उसके कहने पर अनन्या के साथ वो रात बिताई? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अनन्या सच जानती है? अगर वो सच नहीं जानती तो वो अभिमन्यु के साथ सेफ नहीं है। विवान खुद से बोला। क्या करूं? स्नेहा से बात करूं क्या? नहीं, वो तो खुद उन्हें मिलाने में लगी हुई थी और उसकी नज़रों में तो अभिमन्यु अनन्या के लिए एक फरिश्ता है जो उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। विवान परेशान होते हुए बोला और वहीं दीवार के साथ सटकर बैठ गया। इधर नमन ने स्नेहा को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नमन ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से घर के लिए निकल गया। अभी गाड़ी कुछ दूर ही बढ़ी थी कि स्नेहा का फोन बज उठा। स्नेहा ने अपने बैग में से फोन निकाला तो उस पर माँ का नाम ब्लिंक हो रहा था। माँ का फोन? इतनी सुबह? होप सो कि माँ ठीक हो। फोन पर माँ का नाम देखकर स्नेहा खुद से बोली। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नमन ने स्नेहा को कुछ परेशान देखा तो उससे पूछा। नहीं, स्नेहा एकदम से बोली। तो फोन उठाओ। नमन बोला तो स्नेहा ने फोन उठाया और बात करने लगी। दी, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्नेहा के फोन उठाते ही रोनी आवाज में स्नेहा की बहन बोली। क्या? क्या हुआ माँ को? स्नेहा घबराई हुई सी बोली। स्नेहा की हालत देखकर नमन ने गाड़ी को रोक दिया। पता नहीं वो अचानक से बेहोश हो गई हैं। सामने से आवाज आई। मैं अभी पहुंच रही हूँ, स्नेहा घबराई हुई सी बोली। उसने फोन कट किया और रोने लगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नमन स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। माँ हॉस्पिटल में है, स्नेहा रोते हुए बोली। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें। नमन बोला। उन्हें ब्लड कैंसर है, स्नेहा बोली तो नमन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। व्हाट? नमन हैरान होते हुए बोला तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे अभी माँ के पास जाना है, स्नेहा रोते हुए बोली। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, इनफैक्ट हम अभी चलते हैं, लेकिन तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम बहुत ब्रेव हो और स्ट्रांग भी। नमन स्नेहा को हौसला देते हुए बोला। हाँ थैंक्स, स्नेहा बोली। कौन सा गांव है तुम्हारा? नमन ने पूछा। शहर? अंधेरी, स्नेहा बोली। नमन ने अपना फोन निकाला और जीपीएस में स्नेहा के गांव का नाम फिल किया और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके गांव की तरफ बढ़ गया। राजपूत विला। अनवी और अभिमन्यु के आगे पानी और दूध से भरा एक थाल रख दिया गया जिसने गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियां डाली हुई थी। ये रिंग मैं इसमें डालूंगी और तुम दोनों में से जिसे ये रिंग मिल गई वो विनर होगा और दूसरे पर उसी की हुकूमत चलेगी। लेकिन शर्त यह है कि रिंग ढूंढने के लिए तुम दोनों को अपना एक ही हाथ यूज करना है। वैशाली जी बोली तो अनवी और अभिमन्यु मुस्कुरा दिए। वैशाली जी ने थाल में अपना हाथ डालकर अंगूठी को अच्छे से छिपा दिया। अब बारी थी अनवी और अभिमन्यु की रिंग ढूंढने की। दोनों ने एक साथ अपने दाहिने हाथ पानी के अंदर डाले और रिंग ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद रिंग अभिमन्यु के हाथ में लग गई,
लेकिन उसने रिंग को बड़ी ही चालाकी से अनवी के हाथ में थमा दिया। अनवी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने रिंग को पानी से बाहर निकाला और वैशाली जी को थमा दिया। तो तय रहा कि अब मन्नू पर अनवी हुकूमत करेगी। वहां रसम में बैठी एक औरत बोली तो अनवी अब मन्नू की तरफ देखने लगी। अनवी को देखते हुए अब मन्नू ने अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। उसे ऐसे करते देख अनवी शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी। हाँ भाई, वैसे भी हमारे इस घर में लेडीज की ही तो हुकूमत चलती है। वो कहाँ में कुछ बोलने देती हैं। वहीं पास ही चेयर पर बैठे राजेंद्र जी बोले, अच्छा जी, मेरी एक बात तो मानते नहीं हो आप। वैशाली जी राजेंद्र जी को देखते हुए बोली। अजी डरते तो है ना। राजेंद्र जी बड़े प्यार से वैशाली जी से बोले तो मुस्कुराते हुए वैशाली जी ने अपना सिर दाएं से बाएं हिला दिया। इधर विवान परेशान सा अपने होटल के कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा है। स्नेहा की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। जिस आदमी की वजह से अनन्या की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, आज वो उससे शादी करके उस पर एहसान कर रहा है। अनन्या कैसे उस आदमी से शादी कर सकती है। शायद वो मनु का सच नहीं जानती। अगर जानती होती तो कभी उससे शादी नहीं करती। नहीं, मैं अनन्या की लाइफ ऐसे खराब नहीं होने दे सकता। मुझे अब मनु का सच उसके सामने लाना ही होगा। फिर फैसला उसके हाथ में होगा। विवान खुद से बोला। नमन स्नेहा को लेकर उसके गांव पहुंच गया। स्नेहा ने गाड़ी को गांव के सरकारी हॉस्पिटल के आगे लाकर रुकवा दिया। गाड़ी रुकते ही स्नेहा हॉस्पिटल के अंदर की ओर दौड़ पड़ी। नमन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। स्नेहा ने इधर उधर देखा तो उसे सामने खड़ी अपनी बहन नजर आई। वो जल्दी से उसके पास आ गई। देवांशी, माँ कैसी है? स्नेहा ने अपनी बहन देवांशी से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, बस स्नेहा के गले से लगकर फूट पड़ी। दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका बच पाना मुश्किल है। बोलते हुए 15 साल की देवांशी रोने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवांशी तू फिक्र मत कर। स्नेहा देवांशी को अपने गले से लगाते हुए बोली। देवांश कहाँ है? स्नेहा ने देवांशी से पूछा। वो माँ के लिए दवाई लेने गया है। देवांशी बोली। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, नमन बोला। रुको, मैं भी चलती हूँ, स्नेहा बोली और फिर नमन के साथ डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गई। अरे स्नेहा बेटा आओ। स्नेहा ने डॉक्टर के केबिन का डोर नॉक किया तो उसे देखते हुए डॉक्टर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। स्नेहा नमन के साथ डॉक्टर के केबिन के अंदर आ गई। डॉक्टर ने स्नेहा और नमन को बैठने का इशारा किया तो दोनों सामने लगी चेयर्स पर बैठ गए। डॉक्टर, वो माँ, रोनी आवाज में स्नेहा बोली। स्नेहा बेटा देखो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। तुम तो जानती हो कि हमारे गांव के इस अस्पताल में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। दवाइयां तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी माँ का कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है और उसे कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर है। मैंने गीता से पहले भी कई बार कहा है, उसे कीमोथेरेपी की जरूरत है, लेकिन गीता अपनी जिद पर अड़ी रही। अभी भी वक्त है। अगर अब तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ, जहाँ कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव हो। डॉक्टर बोली तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। लेकिन माँ ने तो कहा था यहाँ उनका इलाज अच्छे से हो रहा है और वो पहले से बेहतर है। स्नेहा बोली। झूठ बोला था उसने तुमसे। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। तुम अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हो। वो तुम पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने तुमसे झूठ बोला और मुझे भी कुछ बताने से मना कर दिया। डॉक्टर बोली तो स्नेहा हैरानी से डॉक्टर की ओर देखने लगी। नमन ने स्नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। स्नेहा ने नम आंखों से नमन की ओर देखा और फिर वहां से उठकर बाहर की ओर आ गई। नमन भी उसके पीछे बाहर आ गया। स्नेहा वहां डॉक्टर के केबिन के बाहर दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बाहर निकले। नमन ने स्नेहा को परेशान देखा तो उसने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्यों किया माँ ने ऐसा? सारी गलती मेरी है। मैंने ही उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ही एक अच्छी बेटी साबित नहीं हुई। बस हर महीने उन्हें पैसे भेज देती थी, लेकिन कभी भी खुद से उनकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। वो जो कहती रही, बस उसे ही सच मानती रही। उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और मैंने मान लिया। स्नेहा रोते हुए बोली। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। स्नेहा को तकलीफ में देख नमन का दिल पसीज उठा।
उसने स्नेहा को गले से लगा लिया। नमन स्नेहा के बालों को सहलाने लगा और शांत होने के लिए कहने लगा। राजपूत विला लिविंग एरिया में बैठा अभिमन्यु बार बार किसी को फोन लगा रहा है और हर बार उसके चेहरे पर परेशानी के भाव बढ़ रहे हैं। अनवी ने अभिमन्यु को परेशान देखा तो वो उठकर उसके पास आ गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अनवी ने अभिमन्यु से पूछा। नमन अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अभिमन्यु अनवी से बोला। डोंट वरी, नमन आ जाएगा। वहां का काम निपटाने में टाइम लग गया होगा। अभिमन्यु के हाथ पर अनवी अपना हाथ रखते हुए बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फोन को वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और वापस अनवी के साथ शादी की बाकी रस्मों को निभाने लगा। हॉस्पिटल। दी, माँ को होश आ गया। वो आपसे मिलना चाहती हैं। जल्दी चलिए। देवांशी भागते हुए स्नेहा के पास आकर रुकी और बोली। देवांशी की आवाज सुनकर स्नेहा नमन से अलग हुई और जल्दी से देवांशी के साथ बाढ़ की ओर बढ़ गई। स्नेहा अंदर आई और अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों सब छुपाया मुझसे? स्नेहा अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। तू बेवजह परेशान हो जाती। स्नेहा की माँ गीता जी बोली। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे माँ? क्यों आप मुझसे झूठ बोलती रही? स्नेहा बोली। अरे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला मुझे। और फिर इतना पैसा कहाँ से आता? गीता जी बोली। मैं कुछ भी करती, डबल मेहनत करती, डबल शिफ्ट करती, लेकिन आपको यूं मरने के लिए नहीं छोड़ती। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। रोते हुए स्नेहा बोली तो गीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। रोते हुए स्नेहा ने गीता जी के सीने पर अपना सिर रख लिया। स्नेहा की बातें सुन नमन अतीत के पन्नों में कहीं खो गया। अगर तुम्हें अनवी का ही साथ देना है तो मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें अनवी चुनना है या अपनी जॉब को। सच में कितना गलत सोचा था मैंने तुम्हारे लिए। तुमने अनवी भाभी की सच्ची दोस्ती निभाई है, जब तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है ये जानते हुए भी तुमने उस वक्त अपनी दोस्ती को चुना। और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें जॉब और अनवी में से किसी एक को चुनने के लिए कह दिया। स्नेहा को देखते हुए नमन खुद से बोला और फिर बाट के अंदर की ओर बढ़ गया। तुम फिक्र मत करो, हम आंटी को शहर ले चलेंगे जहाँ कैंसर का इलाज संभव हो। नमन स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। ये कौन? गीता जी की नज़र स्नेहा के पीछे खड़े नमन पर गई तो उन्होंने स्नेहा से पूछा। यह मेरे बॉस हैं, नमन राजपूत, और यही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। स्नेहा नमन को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली। नमन ने भी हाथ जोड़कर गीता जी को नमस्कार किया। माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। आप मेरे साथ शहर चलने वाली हैं और वहाँ आप अपना इलाज वैसे ही करवाएंगी जैसा डॉक्टर ने कहा है। स्नेहा बोली तो गीता जी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। गीता जी स्नेहा से बोली। एक बात क्या, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। स्नेहा गीता जी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोली। तू कुणाल से शादी कर ले। गीता जी बोली तो नमन आंखें बड़ी करके गीता जी की ओर देखने लगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? स्नेहा हैरानी से गीता जी की ओर देखते हुए बोली। वही जो तुमने सुना, कुणाल से शादी कर ले। गीता जी बोली। लेकिन माँ, मैं कुणाल से कैसे? स्नेहा गीता जी को देखते हुए बोली। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो और फिर वो तुम्हें पसंद भी करता है, जिंदगी भर तुम्हें खुश रखेगा। गीता जी बोली। लेकिन माँ, स्नेहा अभी इतना ही बोली थी कि गीता जी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। क्या लेकिन? 2 साल से तो कुणाल से शादी की बात टालते आ रही है। कितनी बार वो तेरे लिए रिश्ता भेज चुका है। अभी अभी तुमने वादा किया था कि तुम मेरी सारी बात मानोगी, तो अभी तुम ऐसे मुकर नहीं सकती। गीता जी बोली तो स्नेहा उनकी ओर देखने लगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। स्नेहा बोली। नमन की आंखें हैरानी से और ज्यादा बड़ी हो गईं। शादी के लिए स्नेहा का हाँ कहना उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। पर मेरी भी एक शर्त है। अब आप मेरे साथ शहर चलोगी इलाज के लिए? स्नेहा बोली तो गीता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। गीता जी की हाँ सुनकर स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी देवांश दौड़ते हुए गीता जी के पास आ गया। माँ, क्या हुआ आपको?
और देवांशी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ हॉस्पिटल में है? देवांश बोला तो देवांशी और गीता जी उसे चुप रहने का इशारा करने लगी। तुझे नहीं पता था कि माँ हॉस्पिटल में है? स्नेहा ने हैरानी से देवांश को देखते हुए उससे पूछा। नहीं, मुझे जैसे ही पता चला मैं स्कूल से सीधे यहीं आ गया, देवांश बोला तो स्नेहा सवालिया नजरों से देवांश को देखने लगी और फिर देवांशी को। देवांशी, तूने तो कहा था कि देवांश माँ की दवाई लेने गया है, स्नेहा ने देवांशी से पूछा तो देवांशी ने अपने नजर चुरा ली। क्या चल रहा है यहाँ? स्नेहा गीता जी के पास से उठ खड़ी हुई। तू छोड़ना देवांश को, मेरी बात सुन। गीता जी स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए बोली। स्नेहा ने गीता जी की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाया और देवांशी की तरफ बढ़ गई। देवांशी, सच सच बोल, झूठ क्यों बोला मुझसे कि देवांश दवाई लेने गया है? देवांशी को घूरते हुए स्नेहा ने पूछा तो देवांशी ने गीता जी की तरफ उंगली उठा दी। माँ के कहने पर सब ड्रामा किया, देवांशी दबी आवाज में बोली तो स्नेहा गीता जी की तरफ देखने लगी। गीता जी ने भी अपना माथा पीट लिया। मतलब ये सब ड्रामा था? माँ की तबीयत खराब होना, मुझे यहाँ बुलाना? स्नेहा देवांशी की तरफ मुड़ते हुए बोली। हाँ, स्नेहा के पीछे खड़ी डॉक्टर बोली। डॉक्टर, आप भी? स्नेहा हैरानी से डॉक्टर को देखते हुए बोली। हाँ, मैंने तुमसे जो भी कहा सब झूठ था। तुम्हारी माँ को कैंसर तो है, लेकिन लास्ट स्टेज पर नहीं। डॉक्टर बोली तो स्नेहा उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला डॉक्टर? स्नेहा ने डॉक्टर से पूछा। तुम्हारी माँ मेरी अच्छी दोस्त है और मुझे उनकी यह नाजायज जिद माननी पड़ी। आई एम सॉरी बेटा, डॉक्टर स्नेहा से बोली तो स्नेहा गीता जी को गुस्से से घूरने लगी। गीता जी ने अपनी नजर चुरा ली। माँ, हद होती है झूठ की। पता है मैं कितना डर गई थी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये देवांशी तो बच्ची है, लेकिन आपने सबको अपने इस खेल में शामिल कर लिया। स्नेहा गीता जी पर गुस्सा करते हुए बोली। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? अगर मैं ये ड्रामा ना करती तो तू शादी के लिए कभी ना मानती, अपनी सारी लाइफ हमारे लिए न्यौछावर कर देती। कितनी बार कहा तुझसे कि कुणाल से शादी कर ले, लेकिन हर बार तू टालती रही। पता नहीं मेरे पास अब कितनी सांसें बची हैं। बस एक बार तेरी शादी हो जाए तो इस दुनिया से जाने का गम नहीं होगा मुझे। कम से कम इस बात की तसल्ली तो होगी मुझे कि अपनी एक बेटी का घर बसा कर आई हूँ। गीता जी बोली तो स्नेहा उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह आंसू भर आए थे। और देवांश और देवांशी का क्या? उन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? स्नेहा बोली। नहीं, मैं जानती हूँ कि उन्हें संभालने के लिए तो हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन तुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। गीता जी बोली। बात करेगी ना तो कुणाल से शादी की, गीता जी आगे बोली। लेकिन स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आखिरी इच्छा ही समझ ले, गीता जी बोली तो स्नेहा ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये क्या कह रही हैं आप माँ? स्नेहा बोली। तो बता, कुणाल से शादी करने के लिए तू तैयार है ना? गीता जी बोली तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। गीता जी ने उसे गले से लगा लिया। अब तुम्हारी बात तो तुम्हारी बेटी ने मान ली, अब तुम मेरी बात भी मान लो और शहर जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाओ, डॉक्टर बोली। हाँ डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं, स्नेहा बोली तो गीता जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहां दहलीज पर खड़ा नमन सब देख रहा था। स्नेहा का शादी के लिए हाँ कहना उसे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन क्यों, यह उसकी समझ से बाहर था। अरे जाकर जल्दी से मिठाई लेकर आ। गीता जी ने अपनी कमर के साथ बंधे छोटे से वॉलेट में से पैसे निकाले और देवांश को थमाते हुए बोली। देवांश ने भी गीता जी से पैसे लिए और मिठाई की दुकान की तरफ भाग पड़ा। नमन ने स्नेहा की आर्म को पकड़ा और उसे बाट से बाहर ले आया। नमन ने गुस्से में स्नेहा की आर्म घुमाकर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। क्या है ये सब? तुम ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हो? नमन तेज आवाज में स्नेहा से बोला। मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर रही, स्नेहा बोली। बिना किसी को जाने तुम उससे शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। नमन स्नेहा को उसके कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए बोला तो स्नेहा उसे हैरानी से देखने लगी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और रही बात कुणाल की, तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली तो नमन उसकी ओर आंखें बड़ी करके देखने लगा। उसकी पकड़ स्नेहा पर से ढीली हो गई। सॉरी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, नमन खुद को शांत करते हुए बोला और वहां से चला आया। स्नेहा जाते हुए नमन को देखने लगी।
नमन का बिहेवियर ना तो स्नेहा को समझ में आ रहा था और ना ही खुद नमन को। नमन आकर गाड़ी में बैठ गया और स्नेहा के बारे में सोचने लगा। वो जिससे मर्जी शादी करे, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमन खुद से बोला और फिर घर के लिए निकल गया। नमन के जाने के बाद कुछ देर तक स्नेहा उसी के बारे में सोचती रही और फिर बाद में चली आई। कुछ देर बाद नमन ने गाड़ी को राजपूत विला के पार्किंग एरिया में पार्क किया और घर के अंदर आ गया। कहाँ था तू, और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? नमन को अंदर आते देख अभिमन्यु जल्दी से उसके पास आ गया और उसने नमन पर अपने सवाल दाग दिए। भाई, वो स्नेहा को उसके गांव छोड़ने चला गया था। नमन बोला। तो एक फोन करके बता तो सकता था ना, यहाँ सब तेरे लिए परेशान हो रहे थे। अभिमन्यु नमन पर गुस्सा करते हुए बोला। आई एम सॉरी भाई, मैं तो सीधे घर ही आ रहा था कि स्नेहा के घर से फ़ोन आ गया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे लेकर अचानक जाना पड़ा। नमन बोला तो अभिमन्यु कुछ शांत हुआ। ओ, तो अब कैसी है उनकी मॉम? अभिमन्यु ने पूछा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नमन बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात का समय, सबने एक साथ बैठकर डिनर किया, लेकिन नमन डिनर करने के लिए नीचे नहीं आया। वैशाली जी ने अनवी और अभिमन्यु को एक ही थाली में खाना परोस दिया। एक ही थाली में खाने से पति पत्नी का आपसी प्यार बढ़ता है। वैशाली जी बोली तो अनवी अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। नमन कहाँ है? राजेंद्र जी ने वैशाली जी से पूछा। वो अपने कमरे में है, थक गया है, कह रहा था कि अपने कमरे में ही खाना खाएगा। वैशाली जी बोली। हाँ, राजेंद्र जी ने इतना ही कहा और खाना खाने लगे। अनवी बेटा, तुम भी थक गई होगी, तो जाओ जाकर आराम करो। खाना खाने के बाद वैशाली जी अनवी से बोली। जी माँ, अनवी बोली और वैशाली जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अरे, वहाँ कहाँ जा रही हो? हमारा रूम तो ऊपर है। अब मनु ने अनवी को वैशाली जी के रूम में जाते हुए देखा तो बोला। हाँ वो माँ, अनवी ने इतना ही कहा था कि अब मनु ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। अनवी का हाथ पकड़े और मनु जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो उसे सामने खड़ी वैशाली जी नजर आई। क्या हो रहा है ये? अपनी बहुएं उचकाते हुए वैशाली जी ने अब मनु से पूछा। कमरे में जा रहे हैं अपने, अब मनु बोला। हाथ छोड़, वैशाली जी बोली। लेकिन अभिमन्यु इतना ही बोला था कि वैशाली जी ने उसे घूरा और बोली। मैंने कहा हाथ छोड़। वैशाली जी के डर से अभिमन्यु ने जल्दी से अनवी का हाथ छोड़ दिया। अभी भी कोई रस्म बाकी है क्या? अभिमन्यु ने वैशाली जी से पूछा। हाँ, कल कुल देवी की पूजा करनी है, उसके बाद ही अनवी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में जाएगी। आज की रात अनवी मेरे साथ मेरे रूम में रुकेगी। वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगा। आगे की कहानी।